नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 39, वो भी पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, इससे पहले 1 से लेकर 38 सेट हम लोगों ने देखे हैं और सारे यूट्यूब के दरोगा प्लेलिस्ट में ऐड है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी। इससे क्वेश्चन आते हैं राज्यों के संस्थापक से, उसे हम लोग देख लेते हैं। अवध का संस्थापक कौन था। तो अवध का संस्थापक था शहादत खां। कौन था। शहादत खां। वही बात करें हैदराबाद, हैदराबाद के संस्थापक कौन थे। चिंकलिज खां। कौन थे। चिंकलिज खां। वहीं बंगाल के संस्थापक कौन थे। बंगाल के संस्थापक कौन थे। मुर्शिद कुली खां। कौन थे। मुर्शिद कुली खां। वहीं भरतपुर के संस्थापक कौन थे। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन। चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। हम लोग जानते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जो 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं लखनऊ अधिवेशन की बात करें, लखनऊ अधिवेशन हम लोग जानते हैं 1916 में हुआ था। कब हुआ था। 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता किया था मजनूदार ने। किसने किया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। इसमें मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता हुआ था। वहीं सूरत अधिवेशन की बात करें, जो 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। किसने। रास बिहारी बोस ने। और इसमें कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो किसके नेतृत्व में मिला था। तो आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में। चलिए आप लोग बताएं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। और लागू कब से हुआ। तो लागू हम लोग जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। वहीं बात करें आगा खां, तो आगा खां को मुस्लिम लीग, आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और किया किसने था। सलीमुल्लाह खां ने। किसने किया था। सलीमुल्लाह खां ने। उसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी योजना। हम लोग जानते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता स्थानांतरण की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे ही हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं। जिसे हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश संसद द्वारा यह कब पारित हुआ था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। और उसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 भाग में बांट दिया गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत के रूप में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संपादक कौन थे। तो भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऑप्शन नंबर सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। चलिए हम लोग जान लेते हैं समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे विलियम कैरी। कौन थे। विलियम कैरी थे इसके संपादक। वहीं केम पनिकर हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। वहीं हम लोग जान लेते हैं
बंग दर्शन, बंग दर्शन के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक थे। वहीं बंगाली जो पत्रिका था उसके संपादक कौन थे? बंगाली पत्रिका गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष। वहीं सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, बंगाल गजट। इसके संपादक कौन थे? जेम्स अंगस्टम हिस्ट्री, जेम्स अंगस्टम हिक्की इसके संपादक थे। वहीं फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता की बात करें तो ये कांग्रेस के 1890 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किए थे, उसकी अध्यक्षता किया था। और ये कांग्रेस के सह संस्थापक थे, कांग्रेस के सह संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो ऐतरेय, ऐतरेय और कोशितकी, कोशितकी। वहीं यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो कठोपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक और मैत्रायनी, मैत्रायनी, ये यजुर्वेद के उपनिषद है। वहीं बात करें सामवेद से संबंधित उपनिषद तो छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद और जेमिनी और जेमिनी उपनिषद, ये सामवेद से संबंधित उपनिषद है। वहीं अर्थववेद से संबंधित उपनिषद है मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये अर्थववेद से संबंधित उपनिषद है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से हम लोग जानते हैं 3 मुख वाले देवता, नर्तकी की मूर्ति और सब जलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। वहीं हम लोग बात करें धौलावीरा से, धौलावीरा से उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए। मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न है आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल स्थान तिब्बत था? यह मत था दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं गंगानाथ झा, इनका मत था कि इनका मूल स्थान, निवास स्थान मध्य प्रदेश था। कहाँ था? मध्य प्रदेश था। वहीं संपूर्णानंद, संपूर्णानंद का मत था कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव था, सप्त सैंधव था। वहीं बात करें, एग्जाम में आते हैं कि तिलक का क्या मत था? तिलक का क्या मत था? तो तिलक का मत था इनका मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था, आर्कटिक प्रदेश था। वहीं डॉक्टर पी गाइंस, ये भी एग्जाम में आया हुआ, डॉक्टर पी गाइंस, इनका क्या मत था? इनका मत था आर्यों का मूल निवास यूरोप था। कहाँ था? यूरोप था। चलिए दोस्तों, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? यह बौद्ध धर्म का मत था। किसका मत था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात आई तो जान लेते हैं गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। क्या था? सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। इनकी माता का नाम माया देवी, माया देवी। इनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था, प्रजापति गौतमी था। चलिए, वहीं बात कर लेते हैं हम लोग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से लिया था, अलार कलाम से लिया था। और योग दर्शन की शिक्षा किससे लिया था? रुद्रक रामपुत्र से, रुद्रक रामपुत्र से लिया था। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में
विश्वास करते थे? जैन धर्म। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो कौन सा अभिलेख में कहा है? तो भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी, भाब्रू अभिलेख, जो राजस्थान में है, जो राजस्थान में। अच्छा आप लोग बताएं, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को, कौशाम्बी अभिलेख को हम लोग रानी का अभिलेख भी कहते हैं। चलिए आप लोग बताएं, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, तो वो है रुमनदई, रुमनदई अभिलेख, जो कहाँ है? नेपाल में है। अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे लिया था? तो डेरियस से लिया था। किससे लिया था? डेरियस से लिया था। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने, जेम्स प्रिसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में इसे सफलता मिला था। अशोक का जो शिलालेख है उनकी लिपि क्या है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, लगभग चारों लिपियों में उनके शिलालेख और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए प्रश्न है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। दशावतार मंदिर है कहाँ? तो यह देवगढ़ यूपी में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आप लोग बताएं, गुप्त काल में निर्मित कुछ मंदिर। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर कहाँ है? तो विष्णु मंदिर है तिगवा में, तिगवा एमपी में। कहाँ? तिगवा एमपी में है। वहीं शिव मंदिर, शिव मंदिर यह भूमरा, भूमरा एमपी में है, भूमरा एमपी में है। वहीं पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर कहाँ है? नयना एमपी में, नयना एमपी में है। वहीं बात करें लक्ष्मण मंदिर, एग्जाम में आया हुआ लक्ष्मण मंदिर, यह कहाँ है? यह भीतरगांव, भीतरगांव यूपी में है, भीतरगांव यूपी में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह किस भाषा में किया गया था? कन्नड़ में किया था। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। कन्नड़ भाषा में किया गया था कविराज मार्ग की रचना। वहीं बात करें अमोघवर्ष, अमोघवर्ष की बात करें तो यह गोविंद तृतीय का पुत्र था, गोविंद तृतीय का पुत्र था। किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तमिल का बाइबल किसे कहते हैं? तो तमिल का बाइबल कहते हैं तिरुकुल्लर को, तिरुकुल्लर साहित्य जो है उसे तमिल का बाइबल कहते हैं, तमिल का बाइबल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? एकदम आप लोग को रट जाना चाहिए। किस शासक ने चलाए थे? हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने, जिसे कि गुलाम वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया था, लाहौर से राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली ले आया था। वहीं बात करें इसी के समय में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश ने याल्दोज को हराया था। इनके द्वारा इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया गया, तुर्के चहलगामी प्रारंभ किया गया। इन्होंने न्याय का घंटा लगवाया था, न्याय का घंटा लगवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने, याद रखेंगे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हैरी हेस ने। किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य, ऑप्शन नंबर बी, 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। वो 4 कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं नेपाल से, तो नेपाल से कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से 5 राज्य वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वहीं भूटान की अगर बात करें तो भूटान से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगर चीन की बात करें, चीन की, तो लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सीधा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोहार घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में दून घाटी है, फूलों की घाटी है और नेलांग घाटी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। वहीं हम लोग देख लेते हैं, लद्दाख में भी एक प्रसिद्ध घाटी है। कौन घाटी? मरखा घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी और सुरू घाटी, ये लद्दाख में है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, बहुत बार एग्जाम में आया है। कांगड़ा घाटी और पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, सांगला घाटी और मालना घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात करें सिक्किम की, तो चुम्बी घाटी और युयांग घाटी, ये कहाँ है? यह सिक्किम में है। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि जुकू घाटी कहाँ है? तो जुकू घाटी नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है उसमें जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। वहीं हिमालयी नदियों की बात करें तो इसमें सालों भर पानियाँ रहती है। इसमें जो है सालों भर पानियाँ रहती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो कौन सा मृदा का? लेटराइट मृदा का। ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मृदा में लो ऑक्साइड की बहुलता होती है। कर्नाटक और केरल क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। इसे निच्छालित मृदा भी कहते हैं। निच्छालित मृदा कहते हैं। काजू, चाय, कहवा और मसाले की खेती की जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें जो है कपास, काली मिट्टी में कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू की खेती की जाती है। वहीं लाल मिट्टी की बात करें, इसमें लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इसमें मोटे अनाज और दलहन आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है। और भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का है। धान, गेहूं आदि फसलों की खेती जलोढ़ मिट्टी में आती है। वहीं बात करें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगड़ कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? जब नहीं है की बात है तो सरसों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। वहीं बात करें रबी फसल अक्टूबर सितंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें राई, अलसी, आलू, सरसों, मक्का, बाजरा, जौ, गेहूं, ये सारे रबी फसल के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। गर्मा फसल किसे कहते हैं?
तो गर्मा फसल मई जून में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में इसे काट लिया जाता है। मक्का, ज्वार, जूट ये सारे किस में आते हैं? गर्मा फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। चलिए आप लोग बताएं, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1973 में किया गया था, 1973 में। और भेल की स्थापना, भेल की स्थापना कब किया था? 1964 में किया गया था। और गेल की स्थापना कब किया था? गेल की स्थापना 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंची आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? यानी पुंची आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2007 में किया था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 2010 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 2010 में। वहीं सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। एक और आयोग था राजमन्नार आयोग, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वहीं अनुच्छेद 155 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में वर्णन है। वहीं बात करें अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करता है। तो आप लोग बताएं कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह विधानसभा चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? बहुत आसान प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अब बुलाता कौन है? आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में है। किसमें है? 108 में है। और ये लिया गया किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो कितने दिनों के अंदर? तो आप लोग बताएं कितने दिनों के अंदर? तो 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित होना अनिवार्य है। अच्छा, वहीं राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 14 दिन की बात हुई, तो अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना है तो उनके सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिया गया है। वहीं बात करें आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, और जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति
अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। और संघात्मक व्यवस्था किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो हम लोग जानते हैं यह कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 की बात है, तो 19 के द्वारा इसी में जो है उदारवादी शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार, पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार, और सिख, यूरोपीय और ईसाइयों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। वहीं बात करें भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, तो इसके तहत जो है गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में एक राज सचिव पद बनाया गया और मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, और जो है भारत में जो है भारतीय पर नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। वहीं बात करें 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। बजट पर वाद विवाद का अधिकार मिला। वहीं एग्जाम में आता है 1892 के अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। अब बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त कर लीजिएगा कि उपलब्धियां अभिलिखित की गई, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ द इंडिया यानी भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे। तो यह किस शिलालेख में इसका वर्णन है? तो ये वर्णन है इलाहाबाद स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वहीं महरौली का लोह स्तंभ यह किससे संबंधित है? तो महरौली का लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। विजय स्तंभ एग्जाम में आया हुआ कोई प्रश्न है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? राणा कुंभा ने किया। किसने किया? राणा कुंभा ने किया। वहीं सूर्य स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो राजा विक्रमादित्य, परमार वंश के शासक थे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने सूर्य स्तंभ का निर्माण किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया? तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया। कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार का स्वतंत्रता। और कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा। और बात करें समानता, तो 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और आप लोग बताएं प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसके स्वीकारा कब गया था? तो इसे स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं? तो कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार बिल्कुल है। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार ये भी है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
वही हम लोग जानते हैं मूल अधिकार यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसका वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक है। इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह असीमित है और वाद योग है। असीमित है और वाद योग है। असीमित और वाद योग है। वही 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और उसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 के क में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो यह संविधान के किस भाग में है? तो यह संविधान के भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में है। चलिए हम लोग 22 भाग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में क्या है? 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य का वर्णन। भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायत। 9 का क में नगर पालिका और 9 का ख में क्या है? हमेशा एग्जाम में आता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां भाग 9 का ख में है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। चलिए दो प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बी.जी. खरे। बी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया था? 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। किस सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। वर्तमान में पहले 47 विषय थे। दीवानी और फौजदारी कानूनी एवं कानून प्रक्रिया यह समवर्ती सूची में है। विवाह और तलाक यह भी समवर्ती सूची में है। शिक्षा, आर्थिक नियोजन, वन, समाचार पत्र, बिजली, श्रमिक संघ ये किसमें है? समवर्ती सूची में। संघ सूची की बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। पहले 97 थे। ये एग्जाम में आते हैं इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहले 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। देश की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक, तार, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति ये संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले 66 विषय थे। पहले कितने थे? 66 विषय थे। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो प्रेमचंद के द्वारा यशोधरा नहीं लिखी गई है। रंगभूमि, निर्मला, गोदान ये प्रेमचंद के प्रमुख काव्य। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा एक नारी यह पुस्तक गौतम बुद्ध की पत्नी के बारे में वर्णित है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बाद उनकी पत्नी पे जो बीता है उसके बारे में वर्णन है यशोधरा में। तो यह किसकी पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। मैथिली शरण की एक प्रमुख काव्य है साकेत। साकेत। प्रश्न है अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। किससे है? सरोद से। सरोद से। अली अकबर खां और विश्वजीत चटर्जी सरोद वाद्य से संबंधित है।
सितार से, तो सितार से हम लोग जानते हैं पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। लियाकत खां और निखिल चटर्जी, निखिल चटर्जी, इनका संबंध सितार वादक से। वहीं बात करें बांसुरी वादक, तो इनके फेमस है हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, ये किससे संबंधित है? बांसुरी वाद से। वहीं वीणा से, तो वीणा वादन से संबंधित है बालचंद्रन। कौन संबंधित है? एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन। और कल्याण कृष्ण, कल्याण कृष्ण भगवती, कल्याण कृष्ण भगवती, इनका संबंध वीणा वादन से है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो ग्रे बुक यह संबंधित है जापान और बेल्जियम दोनों से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पूरा हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन बुक का संबंध किससे है? तो इटली और ईरान से, इटली और ईरान से। वहीं बात करें ऑरेंज बुक, इसका संबंध नीदरलैंड से है। एग्जाम में आता है नीदरलैंड, नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक। वहीं बात करें वाइट बुक, वाइट बुक, इसका संबंध पुर्तगाल, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। वहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाइट पेपर, वाइट पेपर ये किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो वाइट पेपर ब्रिटेन और इंडिया, ब्रिटेन और इंडिया का। वहीं ब्लू बुक, ब्लू बुक यह ब्रिटेन से संबंधित है। और एग्जाम में ये भी आता है येलो बुक, येलो बुक ये किस देश से? ये फ्रांस से है। किस देश का सरकारी दस्तावेज है? फ्रांस का। चलिए प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित। ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें वन सर्वेक्षण संस्थान, वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? यह देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। वहीं बताइए आप लोग भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यह कहाँ है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यह चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। वहीं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण यह कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। वहीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह कहाँ है? यह नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 2003 में। कब लागू किया गया था? 2003 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग बताएं वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में, 1980 में। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात हो तो 1972 में। कब? 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ था। वहीं राष्ट्रीय वन नीति यह 1988 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। ये हुआ कब था? 1980 में किया गया था। वहीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में किया गया था। चलिए आप लोग बताएं अभी भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितने हैं? 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है?
सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इसके अलावा उत्पाद शुल्क, विज्ञापन पर कर, शिक्षा उपकर, ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। वहीं प्रत्यक्ष कर की बात करें तो व्यक्तिगत कर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, व्यय कर, पूंजी लाभ कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर और पथ कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? तो हम लोग जानते हैं यह किसका नियम है, बहुत बार देखे, ग्रेसम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेसम का नियम। से का नियम भी एग्जाम में आ जाता है। से का नियम क्या कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। वहीं गेसेन की बात करें तो गेसेन ने 3 नियम दिए थे। इनका तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम कहता है बिखराव आर्थिक मूल्य के लिए एक पूर्व शर्त है। बिखराव आर्थिक मूल्य के लिए एक पूर्व शर्त है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? हम लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की बात हो तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो जल वाष्प कौन कौन है? जल वाष्प CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन गैस, ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? तो दुर्लभ जाति के उदाहरण है हिमचीता। ऑप्शन नंबर ए, हिमचीता। चलिए आप लोग बताएं गंभीर संकटग्रस्त जीव कौन कौन है? अब जो लिस्टेड है गंभीर संकटग्रस्त जीव, उसमें कौन कौन है? तो लाल सिर वाला गिद्ध, जंगली उल्लू और चम्मच की चोंच वाली टिटहिरी और हिमालयी बटेर, ये सब गंभीर संकटग्रस्त प्राणी के अंतर्गत जातियों के अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में क्या है? तो कोणीय संवेग की विमा है ml² T-1। ऑप्शन नंबर ए। वहीं आप लोग बताएं आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो ml T-1। वहीं बल का पूछा जाए तो बल का ml T-2। वहीं कार्य का पूछा जाए, कार्य का विमा सूत्र पूछा जाए तो ml² T-2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारिता अदिश राशि है। बल आघूर्ण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे क्या है? सदिश राशि है। वहीं अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सारे क्या है? अदिश राशियाँ। हम लोग जानते हैं अदिश राशियाँ में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। वहीं सदिश राशि में दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि पृथ्वी की वर्तमान गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घट जाएगा। जी का मान बढ़ाने से, पृथ्वी की गति बढ़ाने से, घूर्णन गति बढ़ाने से जी का मान घटता है और घटाने से जो है जी का मान बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। वहीं अगर बात करें पृथ्वी का जी का मान कितना होता है तो पृथ्वी का जी का मान होता है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। वहीं जी का मान की बात हो तो सबसे अधिक किस पर होता है? ध्रुव पर होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक, उससे कम विषुवत रेखा पर, और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है, पृथ्वी पर केंद्र पर शून्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? तो हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? तो हीरा में sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। sp2 प्रसंकरण यह ग्रेफाइट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्रेफाइट में पाया जाता है। अच्छा, sp प्रसंकरण किस में पाया जाता है? तो BeCl2, इसमें sp प्रसंकरण पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक रूप है, तो यानी रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली सॉल्टपीटर, इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। वहीं बात करें KNO3, इसे हम लोग सॉल्टपीटर के नाम से जानते हैं, सॉल्टपीटर। वहीं बात करें सोडियम क्लोराइड, खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। वहीं पोटासियम कार्बोनेट की बात करें, इसे वाइट सॉल्ट कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं? वाइट सॉल्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। इसे हम लोग अच्छा से समझते हैं, जीवों का आपसी संबंध समझ लेते हैं। ये जीव हो गया। जीव को दो कैटेगरी में, स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में आते हैं पादप और शैवाल, परपोषी को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, सहजीवी, दूसरा सहभोगी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो सहजीवी क्या होता है? जिसमें दोनों को फायदा हो, जैसे कवक और शैवाल, जैसे भैंस और कौआ। और वहीं सहभोगी की बात हो तो जिसमें एक जीव को फायदा होता हो और दूसरे को ना घाटा हो, ना कोई लाभ हो, ना कोई हानि हो, जैसे आर्किड के पौधे। वहीं बात करें परजीवी के, तो जिसमें एक को फायदा हो और दूसरे को हानि हो, जैसे खटमल, मच्छर, मक्खी, अमरबेल, जू, ये सारे परजीवी के उदाहरण हैं। वहीं मृतोपपोषी हम लोग जानते हैं, तो जो मरे हुए को खाकर खत्म करते हैं, तो इसके उदाहरण कौन हो गए? चील, गिद्ध, जीवाणु, ये सारे मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे। धन्यवाद।